नमस्कार। मैं डॉक्टर डी एस परोहा, कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैं रीवा में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग क्रोनिक कफ, लंबे समय तक चलने वाले खांसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि खांसी की वजहें क्या हैं और उसमें क्या निदान हो सकता है और क्या इलाज हो सकता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर खांसी बहुत लंबे समय तक चल रही हो तो वो बहुत ही कष्टदायक हो जाती है, मरीज के लिए भी और मरीज के परिजन को भी बहुत समस्या उससे होती है उत्पन्न। भले ही बीमारी का बड़ा रूप ना ले लेकिन लगातार खांसता हुआ व्यक्ति अगर घर में है तो वो एक परेशानी का सबब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या वजहें हो सकती हैं लंबे समय चलने वाली खांसी की। तो खांसी किसी भी वजह से हो सकती है। खांसी का कारण ये होता है कि जब हमारे सांस की नली में, जो कि हमारे नाक से चालू होकर हमारे फेफड़े तक होती है, और फेफड़े में तो सांस की नली जिसको हम नाक से लेके फेफड़े तक मानते हैं, इसमें कहीं भी कोई भी तरह का अवरोध या इरिटेशन या कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन कुछ भी होगा तो वो खांसी के रूप में उत्पन्न होएगा। सबसे कॉमन जो है कॉज है खांसी का कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि वायरल होते हैं, इन्फेक्शन यूजुअली वायरल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के होते हैं और इवन बैक्टीरियल हो सकते हैं, बट इनिशिएट मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल से इनिशिएट होते हैं। तो जैसे कि ब्रोंकाइटिस, फिर बाद में निमोनिया में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये सब चीज़ें लंबे समय की खांसी में परिवर्तित हो सकते हैं। फिर दूसरा है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें कि एलर्जी मतलब कि किसी फॉरेन पार्टिकल, बाहरी कण के विरुद्ध अपना शरीर एलर्जी बना लेता है। तो वो कण जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करता है उसके खिलाफ हमारा शरीर लड़ना चालू कर लेता है। भले कि वो कण नुकसानदायक नहीं है, पर शरीर हमारा उसको नुकसानदायक मान के उसके खिलाफ प्रतिक्रिया देने लगता है। इस चीज़ को एलर्जी बोलते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है और अगर किसी को एलर्जी है तो वो बीमारी से लंबे समय तक परेशान रहता है। बार-बार वो पार्टिकल सामने आता है और बार-बार खाँसी आती है, गले में सूजन, छींक आना, नाक से पानी बहना, ये सब होते रहते हैं। उसके अलावा हम कभी-कभी देखते हैं कि मरीजों को जो लंबे समय से खाँसी कर रहे होते हैं, उनको दमा की बीमारी होती है। वो भी खाँसी का एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो दमा की बीमारी साँस फूलने से उत्पन्न होती है, किंतु दमा के कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार ये भी होता है, सिर्फ़ मरीज़ को खाँसी आती है। बार-बार खाँसी आना उसमें से एक प्रकार हो सकता है, जो कि बाद में अगर हम उसकी जाँच करें, सब डायग्नोस्टिक्स में जाएँ, तो पता चलता है कि ये दमा का एक वेरिएंट है, एक प्रकार है दमा का, जिसको कफ वेरिएंट ऑफ अस्थमा कहते हैं। मेडिकल भाषा में कफ वेरिएंट ऑफ अस्थमा बोलते हैं। और इसमें प्रकार के दमा में सिर्फ़ खाँसी ही एक सिम्पटम होता है, साँस नहीं फूलती है। तो इसको पकड़ पाने में, पहचान कर पाने में कभी-कभी देरी भी हो जाती है, लंबा समय लग जाता है पहचानने में। तो लंबे समय की खाँसी में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, वो इलाज प्रॉपर तरीके से बता पाएँगे। फिर एक और सबसे बड़ा कारण होता है जिसमें कि हमेशा लगातार खाँसी आने का कारण बना रहता है, जिसको कहते हैं क्रोनिक साइनोसाइटिस। इस बीमारी में क्या होता है कि मरीज़ को गाढ़े, चिपचिपे म्यूकस बनने रहते हैं। नाक के आस-पास जो साइनस होते हैं, उन साइनसेस की म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, या तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से गाढ़ा म्यूकस बार-बार नाक के थ्रू आता रहता है। इस तरह के सिक्रीशंस में चेहरे के चारों तरफ सूजन और भारीपन महसूस होना, सिर में दर्द का महसूस होना, जो फ़ोरहेड होता है, सामने की तरफ का सिर होता है, उसमें सूजन, उसमें दर्द का महसूस होना और भारीपन महसूस होना। ये और इसमें कभी-कभी क्या होता है, नाक के जब पोस्टीरियर भाग जो होता है नाक का, जिसको फेरिंक्स बोलते हैं, तो ये डिस्चार्ज लगातार पीछे की तरफ जाते रहते हैं
और इनके पीछे की तरफ जाने के कारण खांसी लगातार उत्पन्न होती रहती है। खांसी ज़्यादातर रात के समय में बढ़ जाती है, जिसको ट्रिगरिंग इन नाइट टाइम कहते हैं, और इसमें मरीज के परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मरीज भी बहुत बुरी तरह से परेशान होता है, क्योंकि जैसे ही लेटते हैं तो खांसी आना चालू हो जाती है, क्योंकि पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज होता रहता है, तो रात भर मरीज को जगना पड़ जाता है। फिर कभी कभी रेयर कंडीशंस में क्या होता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे फूल के कण हो गया या खाने का कोई कण हो गया, कभी खाना खाते वक्त या कभी सांस लेते वक्त, बात करते वक्त अचानक से ये अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस पैदा हो गई। हम खाना कर खाते खाते बात कर रहे हैं, चीजें कोऑर्डिनेट नहीं हो पाई रेस्पिरेटरी मसल्स, और तो क्या होता है कि छोटा पार्टिकल सांस के नली के अंदर चला गया। अब वो पार्टिकल चला तो गया, यूजुअली क्या होता है कि छोटे पार्टिकल्स भी सांस की नली उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, और थोड़ी देर के खांसी में वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन कभी ऐसी सांस की नली में ड्रेन होके चले गए जो पोजिशनली अनवायबल है, पोजीशन ऐसी है कि वहां से कफ आउट होके बाहर निकल पाना काफी डिफिकल्ट है ब्रोंकस की लोकेशन के कारण। तो वहां पे फूड पार्टिकल फंसा हुआ हो सकता है, उस फंसे हुए पार्टिकल के कारण इरिटेशन बना रहता है, लगातार लगातार खांसी आती रहती है, लंबे समय तक ऐसी खांसी बनी रहती है, महीने 2 महीने 6 महीने तक भी खांसी, क्योंकि वो पार्टिकल फंसा हुआ है, जैसे इरिटेट होगा वैसे खांसी पैदा करने लग जाएगा। ऐसे कई केसेस देखने को मिले हैं मेडिकल साइंस में। कई छोटे बच्चों पे ऐसे खाना खाते वक्त फूड पार्टिकल्स बहुत ही छोटे फेफड़े के अंदर चले गए और लगातार खांसी आई। जब उसका निदान हुआ तब खांसी ठीक हुई। फिर बहुत कुछ अन्य कारणों में, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी को अचानक खांसी हुई, सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन हुए, साइनोसाइटिस और एक्यूट इन्फेक्शन हुए, वो परसिस्ट कर गए, पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, तो वो ब्रोंकाइटिस में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको प्रोटेक्टेड बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ना तो पूरी तरह से अपने साइन सिम्टम्स दे पा रहे हैं और ना पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं, तो क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे 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 थोड़ा इन्फेक्शन के साइन आते रहते हैं, थोड़ा कफ कफ आता रहता है और मरीज परेशान होता रहता है, लंबे समय खांसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कुछ कुछ मरीजों में बहुत ही कम है जो कि अर्ली एज में ही प्रेजेंट हो जाते हैं, कि एक बीमारी होती है प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया। इस बीमारी में मरीज के म्यूकोसा में जो हेयर सेल्स होती हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका काम होता है ब्रश। तो जो भी पार्टिकल अगर गलती से ब्रोंकस के अंदर चला गया है, तो वो ब्रश करके उसको बाहर की तरफ पुश आउट कर देते हैं, पार्टिकल्स को रुकने से, या कोई सिक्रीशंस अंदर जा रहे हैं तो सिक्रीशंस को बाहर, या तो म्यूकस को बाहर कर देना। लेकिन इस बीमारी में, डिस्काइनेजिया बीमारी में, वो म्यूकस को बाहर करने की उस गति कम हो जाती है, और वो इतने पावरफुल नहीं रहते हैं कि वो म्यूकस को बाहर फेंक पाए। तो इस कारण से जो फेफड़े में कभी जो म्यूकस चला जाता है गलती से, तो उसको क्लियर नहीं हो पाता है और वो वहीं के वहीं फंस जाता है, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर वो बाहर से लग जाते हैं। तो इस तरह की बीमारी को प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेजिया बोलते हैं। ये बीमारी यूजुअली साधारणतया तो अर्ली एज में ही अ, आ जाती है, कम उम्र के बच्चों में ही दिखने लग जाती है, और तो इसका निदान इस तरह से किया जा सकता है। फिर एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि लंबे समय की खांसी में बदल सकती है, और ये बीमारी भी म्यूकस की बीमारी होती है। पर्याप्त मात्रा में म्यूकस नहीं बन पाता है, और जो म्यूकस बनता है वो चिपचिपा रहता है, म्यूकस गीला नहीं हो पाता है, पतला नहीं हो पाता है, तो चिपचिपे म्यूकस के कारण बाहर म्यूकस नहीं निकल पाता है, और वो सांस की नलियों में फंसने लगता है, और उसमें इन्फेक्शन बार बार होने लगते हैं। कभी कभी बच्चों में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, जो कि सॉफ्ट पैलेट और फेरिंग्स को इरिटेट करता है, उस इरिटेशन की वजह से लंबे समय तक खांसी बनी रह सकती है। कुछ रेयर केसेस में खांसी एक हैबिट बन जाती है, जिसको हैबिट कफ बोलते हैं। कोई फिजियोलॉजिकल कारण नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं होती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है,
उसके बाद भी मरीज खांसने रहता है। इस खांसी का सबसे एक विशेषता ये होती है कि दिन में व्यक्ति खांसता है और जब सो जाता है तो वो खांसी उसकी बंद हो जाती है। लंबे समय के खांसी आने में एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज होती है, जिसको दमा का एक फॉर्म होता है। वो बीमारी भी जिसमें सांसों की नलियों में रुकावट के कारण से सांस से बाहर बराबर तरीके से नहीं निकल पाती हैं और सांसों के बराबर ना निकलने से सांसें अंदर ट्रैप होने लगती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रुकने लगता है और व्यक्ति को बार-बार खांसी आना, सांस फूलना, छाती में जकड़न महसूस होना, ये सब बना रहता है। अब इसमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? तो वैसे तो खाँसी साधारणतया सभी को आती ही है, कभी न कभी किसी न किसी मोड़ में सर्दी-जुकाम और ये सब होते रहते हैं। पर कब खाँसी खतरनाक रूप ले सकती है, इसके कुछ रेड फ्लैग साइन्स होते हैं। जैसे कि किसी के परिवार में खाँसी की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है, तो उसको अगर खाँसी लंबे समय तक बनी हुई है, तो उसको तुरंत ही डॉक्टर से, चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद अगर खाँसी अचानक से बहुत तेज़ खाँसी की शुरुआत हुई है, तो भी चिकित्सकीय सलाह आवश्यक है और खाँसी के साथ ब्लड अगर आ रहा है, तो ये गंभीर बीमारी हो सकती है। फिर खाँसी के कारण अगर खाना खाने में दिक्कत हो रही है या कि बहुत तेज़ वॉमिटिंग होने लग जा रही है, तो भी ये रेड फ्लैग साइन है। इसमें चिकित्सकीय सलाह आवश्यक है और खाँसी में अगर लंबे समय तक बलगम आ रहा है, तो अवश्य ही चिकित्सक से सलाह लेना ज़रूरी हो सकता है और खाँसी में जैसे कि बॉडी वेट कम हो रहा है, शरीर का वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, लगातार बुखार आ रही है, रात में पसीना आने लग जाता है, तो चिकित्सकीय सलाह आवश्यक हो जाता है। अब इसमें निदान कैसे हम करेंगे? डायग्नोसिस में सहायक होता है मेडिकल हिस्ट्री। जैसा कि मैंने केस बाय केस बीमारी के बारे में बताते हुए डिस्कस किया कि इस बीमारी में इस तरह के लक्षण होंगे। वही सारे लक्षण हम मरीज़ से पूछते हैं, उसमें सूखी खाँसी और गीली खाँसी में अंतर करने की कोशिश करते हैं। सूखी और गीली खाँसी के आधार पर बीमारी के तह तक जाने की कोशिश रहती है कि किस प्रकार की खाँसी है, इन्फेक्शन की खाँसी है या दमा की खाँसी है या एलर्जी की खाँसी है या साइनोसाइटिस की खाँसी है। कुछ दवाइयाँ भी खाँसी का कारण बन जाती हैं, जैसे कि एसी इन्हिबिटर एक दवाई होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए हाई यूज़ होती है। बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में सामान्यतः ये दवाई यूज़ होती है, पर ये कभी-कभी खाँसी का कारण बन सकती है। तो दवाई जो मरीज़ ले रहा है, उसके बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक हो जाता है। फिर खाँसी के कुछ लक्षण जैसे कि रात में पसीना आना, वज़न कम होना, थकान बनी रहना, ये कुछ आंतरिक गंभीर बीमारियों के बारे में सूचक हो सकते हैं। अब हम एग्ज़ामिन करेंगे तो डॉक्टर के पास जब मरीज़ पहुँचेगा, तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो उसमें वज़न कम होना, चेस्ट में डिफ़ॉर्मिटी होना और नेल्स में क्लबिंग होना, नेल्स सूज जाते हैं, खाँसी लंबे समय की खाँसी में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी के कारण और ये सब क्रोनिक बीमारी लिम्फ नोड का होना, ये सब अंदर की बीमारियों को सूचित करते हैं। उसके बाद कुछ ज़रूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जिसमें कि हम एक्स-रे और बलगम की जाँच, बलगम में बैक्टीरिया की जाँच, टीबी के कीटाणु की जाँच, बैक्टीरिया कौन से प्रकार का है, ग्राम पॉज़िटिव बैक्टीरिया यूजुअली होता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। तो उस बैक्टीरिया के प्रकार उसके अनुसार दवाई का निर्धारण होता है और टीबी के बैक्टीरिया की जाँच, जिसके आधार पर अगर टीबी का बैक्टीरिया पाया गया, तो टीबी के बैक्टीरिया की इलाज चलता है, जिसको सरकार के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। फिर इसके बाद एक्स-रे की जाँच करेंगे, जिसमें कि फेफड़ों में कोई कैविटी बन गई है या फेफड़ों में निमोनिया डेवलप हो गई है, वो सब कारण जानने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है, जिसको कि स्पाइरोमेट्री जाँच कहते हैं। इसमें लंबे समय से चले आ रहे कफ के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं कि कफ का प्रकार क्या है, कि ये एयरवेज़ जो है उनमें ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कफ उत्पन्न हो रहा है
या कि लंग्स की पैरेन्काइमा की बीमारी है उसके कारण कफ हो रहा है। दोनों का ही अलग तरह से इलाज होता है। दूसरी बात ये रहती है कि ब्रोंकोडायलेटर हम जब ये स्पायरोमेट्री की जाँच करते हैं तो ब्रोंकोडायलेटर उसमें यूज़ करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो साँस की नलियाँ हैं, जो सिकुड़ी हुई हैं, ये परमानेंट सिकुड़ चुकी हैं या कि रिवर्सिबल है। मतलब कि दवा से वापस नॉर्मल हो सकती है। तो अगर दवा से वापस नॉर्मल होने की स्थिति रहती है, तो वो बीमारी यूजुअली दमा और अस्थमा की बीमारी होती है। किंतु अगर रिवर्सिबल नहीं होती है, दवा देने पे उसका सिकुड़ापन वापस नहीं आ पाता है, 6% से ज़्यादा आना चाहिए सिकुड़ापन में कमी। तो अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो क्रोनिक एयरवे डिजीज़ में क्लासिफ़ाई किया जाता है। इसके बाद भी अगर निदान में कहीं कोई कमी रह जाती है, नहीं बन पाता है, तो ब्रोंकोस्कोपी भी आजकल उपलब्ध है। ब्रोंकोस्कोपी करके ये डायरेक्ट एक ट्यूब में कैमरा अटैच होता है। उस कैमरे के द्वारा हम साँस की नलियों के अंदर जाते हैं और साँस की नलियों को सीधे कैमरे से देख लेते हैं। उसमें कोई कण छुपा हुआ है या सूजन है या वहाँ से हम उसका सैंपल लेके बाहर आ जाते हैं। उस सैंपल की जाँच करके उसके बैक्टीरिया या फंगस जो भी है उसका भी हम निदान कर सकते हैं। अब इस तरह से हम मरीज़ की बीमारी को डायग्नोज़ कर सकते हैं लंबे समय खाँसी चलने पर, और डायग्नोज़ करने के बाद उसके जो भी डायग्नोज़ आती है, उसके अनुसार उसका इलाज प्रारंभ हो जाता है और काफ़ी हद तक मरीज़ को आराम होता है। तो आज का हमारा टेक होम मैसेज है कि क्रोनिक कफ, जो कि जिसको कहते हैं लंबे समय की खाँसी जो 4 हफ्ते से ज़्यादा होनी चाहिए, इसको क्रोनिक कफ लेवल करते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह की खाँसी है, अपने आप नहीं ठीक हो रही है, तो इसको हमें समझने की ज़रूरत है कि इसकी वजह क्या है। हमेशा वजह जानने पे हम खाँसी का निदान कर सकते हैं। इसमें जो डेंजरस साइन होते हैं, जैसे कि खाँसी में ब्लड आना, वज़न का कम होना और साँस ना ले पाना, साँस के लिए लेने में तकलीफ़ होना, ये रेड फ्लैग साइन माने जाते हैं और ऐसी कोई भी परिस्थिति अगर खाँसी के साथ होती है, तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह के लिए आपको जाना चाहिए। और इस लंबे समय की खाँसी जिसको क्रोनिक कफ कहते हैं, इसके निदान, इसके इलाज का निर्भरता इस बात पर रहती है कि इसका प्रकार क्या है, किस प्रकार से खाँसी हो रही है, क्या ट्रिगरिंग फैक्टर है, किस कारण से खाँसी आ रही है बार-बार, और कभी-कभी सिंपल होम रेमेडीज़ भी खाँसी में हेल्प कर जाती हैं। किंतु प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर निदान आवश्यक होता है, ताकि सही समय में सही इलाज हो सके। धन्यवाद।